इंसिडेंट्स थे उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो सेकंड आपका पार्ट है, पार्ट 2, इसके अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके नेशनल मूवमेंट से संबंधित हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स या फिर आप फ्रीडम स्ट्रगल टाइम के जो मूवमेंट्स थे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी वीडियो का आए तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रिजोल्यूशन। पाकिस्तान रिजोल्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया था, ये पूछा गया है। देखिए पाकिस्तान रिजोल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है, लाहौर रिजोल्यूशन। लाहौर रिजोल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं पाकिस्तान रिजोल्यूशन को। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन था जिसको पास किया था कितने लोगों ने, 25 मेंबर्स ने। 25 मेंबर्स थे इस बेसिकली रिजोल्यूशन जो था लाहौर रिजोल्यूशन या पाकिस्तान रिजोल्यूशन, इसके अंदर 25 मेंबर थे। मेंबर कौन, बेसिकली ये थे वर्किंग कमेटी के मेंबर। वर्किंग कमेटी मेंबर थे, 25 लोगों की संख्या थी। और ये मेंबर्स कहाँ से थे, ये थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। कहाँ से, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, वहाँ के ये सारे लोग मेंबर थे, जिसमें से जो ये नाम दिया हुआ है सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान जो है ये चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इन्हें ऑफ द लाहौर सेशन या लाहौर रिजोल्यूशन, नॉट सेशन, लाहौर रिजोल्यूशन या पाकिस्तान रिजोल्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट। ही इज कॉल्ड एज अ चीफ आर्किटेक्ट, समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड, चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है लाहौर रिजोल्यूशन का। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है रहमत अली। तो रहमत अली जो है, इन्होंने पहली बार जो पाकिस्तान वर्ड है, पाकिस्तान वर्ड को क्वाइन करने वाले यही थे। मतलब जो एक नया राष्ट्र बनेगा उसका नया नाम जो है पाकिस्तान रखा जाएगा, तो ये जो बात कही थी वो कही थी रहमत अली ने। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था पाकिस्तान रिजोल्यूशन का ड्राफ्ट किसने किया था, तो ड्राफ्ट करने वाले थे सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना, ये थे फाउंडर कहा जाता है पाकिस्तान के, या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, या फिर मतलब इन्हें बेसिकली फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर खान। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हु वाज सेलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही। सत्याग्रही मतलब इंडिविजुअल पर्सन की बात करी जा रही है। इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट था जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया है, उसके अंदर पहला सत्याग्रही किसे सेलेक्ट किया गया। एक्चुअली क्या हुआ कि जब अगस्त ऑफर दिया गया था, अगस्त ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब दिया गया, तो उसके बाद जो कांग्रेस थी, जिसे आप आईएनसी के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति में थी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में आ गई कि क्या करना चाहिए अगस्त ऑफर मिला जब उन्हें। ठीक है, तो उस टाइम पर जो थे, जो रेडिकल लोग थे और जो लेफ्टिस्ट लोग थे, ठीक है, वामपंथी लोग जो थे, वो चाहते थे कि एक बड़ा सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है, डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है उसे शुरू किया जाए। बट गांधी जी चाहते थे, मतलब गांधी जी की ये इच्छा थी कि वो एक मास सिविल डिसओबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चाहते थे। ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह किया जाए। अभी इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर पूछा गया है, इंडिविजुअल सत्याग्रह चाहते थे महात्मा गांधी आफ्टर द अगस्त ऑफर। ठीक, तो इसके अंदर पहला सत्याग्रही किसे चुना गया, वो थे विनोबा भावे। ठीक है, पहले सत्याग्रही चुने गए विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, इनका जो आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और उनके बाद जो सेकंड नंबर पे रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। मतलब पहले सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे, और सेकंड नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना एज अ किसने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो एम्बेसडर का नाम दिया गया, वो मतलब एम्बेसडर किसने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक एम्बेसडर है वो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। ठीक है, ऑप्शन ए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को
जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बताया था। ठीक है, वो इसलिए बताया क्योंकि देखो इनका एक पैचिंग मुस्लिम लीग जो थी और कांग्रेस, मतलब इन्होंने एक्चुअली जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने 1916 का जो लखनऊ एक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट बेसिकली, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, उसके अंदर जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग, इन दोनों को साथ लाकर, मतलब देखिए आईएनसी के अंदर ज़्यादातर क्या थे, हिंदू लोग थे, मतलब मुस्लिम्स थे, बट मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज की अवेलेबिलिटी यहाँ पर थी। मुस्लिम लीग, इन दोनों को मिलाकर जो है फ्रीडम के लिए बात करी गई, ठीक है, आज़ादी के लिए बात करी गई कि भाई आगे क्या क्या करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो एक मेजर रोल प्ले किया गया था, वो किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसी वजह से सरोजनी नायडू ने इन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के टाइटल बेसिकली दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है द वर्ड सर्वोदय। जो सर्वोदय वर्ड है वो पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया, मतलब प्राइमरली शुरुआती तौर पे किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था वर्ड सर्वोदय का। जो इस्तेमाल है सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर महात्मा गांधी। ठीक है, बट जो सर्वोदय समाज है, एक एक होता है सर्वोदय समाज, सर्वोदय समाज, ठीक है, समाज, इसकी जो स्थापना है की थी वो सर्वोदय समाज की स्थापना करी थी आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर्वोदय बेसिकली जो वर्ड है, इसके अंदर का मतलब देखिए, एक्चुअली हम लिटरल मीनिंग की बात करें सर्वोदय की, तो सर्वोदय का मतलब होता है कि जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मोरल और स्पिरिचुअल फिलोसफीज के अंदर सभी को बराबर रखा जाए। मतलब जितने भी ये पॉइंट्स हमने बात करी, सोशल हो गया, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मोरल या स्पिरिचुअल, ठीक है, इन सभी एस्पेक्ट्स में हर इंडिविजुअल को, प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की, मतलब सभी लोग समान हैं, इस तरीके की सर्वभाव सम्मत वाली बात यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हु इज द कमांडर ऑफ चीफ, कमांडर इन चीफ कौन था इंडियन आर्मी का ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्यों यहाँ पर कैपिटल होगा, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर जो कमांडर इन चीफ कौन था इंडियन आर्मी का। भाई देखिए इंडियन आर्मी कोई भारत की आर्मी तो थी नहीं, बेसिकली क्या थी, ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी ये। ठीक है, तो उस टाइम पर कौन था आर्मी चीफ, वो था लॉर्ड बॉवेल। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, लॉर्ड बॉवेल जो था वो था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कमांडर इन चीफ। बाद में ये वॉइस रॉय बन गया था लॉर्ड बॉवेल, वॉइस रॉय, ही बिकेम द वॉइस रॉय आफ्टर लेटर, वॉइस रॉय बन गया। और कब बना था ये, 1944 से 1947, ठीक है, मतलब 147, उस टाइम तक ये वॉइस रॉय रहा था। उसके बाद माउंट बैटन आया था बाद में। ठीक है, माउंट बैटन प्लान या 2 जून प्लान जो कहते हैं इसे, वो फिर बाद में आया था, इसके बाद में, लॉर्ड बॉवेल के बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। अब देखिए ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, अभी हमने बात करी क्विट इंडिया मूवमेंट का जो कमांडर इन चीफ था वो था आपका लॉर्ड बॉवेल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किसने लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब व्हेन, मतलब सॉरी किसने नहीं, कहाँ पर लॉन्च किया गया था, किसने कह लीजिए या कहाँ कह लीजिए, दोनों सारी चीज़ें एक ही के अंदर आ जाती हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसे बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट को एक और नाम से हम कह सकते हैं अगस्त मूवमेंट। एक था अगस्त ऑफर आपका था, और दूसरा है ये अगस्त मूवमेंट। अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसे लॉन्च किया गया था बॉम्बे सेशन के अंदर। ऑप्शन सी, बॉम्बे सेशन, बॉम्बे सेशन, बॉम्बे सेशन में किसका था भाई, आईएनसी का बॉम्बे सेशन था। ठीक है, तो वहां पर इसे लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और लॉन्च कब किया गया था, अगर जो हम पर्टिकुलर डेट की बात करें तो वो डेट थी 8 अगस्त 1942। ठीक है, देखिए 1942 की हम बात कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड था वो वाला जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है चल रही थी, मतलब ख़त्म होने वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट एंड की तरफ थी, तो चल रही थी कुल मिला के। और ये डिमांड की गई थी कि जब वर्ल्ड वॉर चल चल रही है आपकी 2, तो भाई डिमांड ये थी कि भाई जो है भारत के अंदर से ब्रिटिश रूल जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, ब्रिटिश जो रूल है भारत के अंदर से फ्रॉम इंडिया क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि भैया अब बहुत हो चुका, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, अब तो भाई फाइनल डिसीजन की बारी आ गई है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है भैया, बाहर जाओ अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कंडीशन आ गई थी इस टाइम पर। ठीक है, तो
महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को, बॉम्बे सेशन। ठीक है, फिर देखिए ये भी उसी से रिलेटेड, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था उसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन और है। इसमें है स्लोगन डू और डाई, करो और मरो, करो या मरो। ये जो एक स्लोगन है या डायलॉग है बेसिकली, या वर्डिंग्स है, करो या मरो। ठीक है, डू और डाई। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? देखिए ये रिलेटेड है आपका किससे? क्विट इंडिया मूवमेंट से। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है ये। जब जिस रात को, मतलब हम 8 अगस्त 1942 की हम बात करें, उस रात में आईएनसी की जो सेशन चल रहा था बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, ठीक है, बॉम्बे के अंदर जो सेशन चल रहा था, वहाँ पर महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। और जिसके अंदर उन्होंने स्लोगन दिया, नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो है, या फिर हम आज़ादी लेके रहेंगे अपने जीते जी, या फिर उस आज़ादी को पाने के लिए अपनी जान गंवा देंगे। मतलब वो होता ना कि आर या पार की लड़ाई चल रही थी इस टाइम पर। ठीक है, तो ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर डू और डाई का स्लोगन दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो उषा मेहता नाम की जो एक महिला थी, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? उषा मेहता जो है एक्चुअली ये क्या थी, ये गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी। बेसिकली एक गांधीयन फिलोसफी या गांधीयन थॉट्स जो थे या विचारधारा थी जो उसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती थी। और ये एक फेमस वुमेन फ्रीडम फाइटर है। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था कांग्रेस रेडियो। ठीक है, मतलब एक सीक्रेटली कांग्रेस रेडियो ऑर्गेनाइज किया था, रेडियो। ठीक है, सीक्रेटली कॉल्ड, इसे मतलब कांग्रेस रेडियो को कहा जाता है सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से इन्होंने एक रेडियो चैनल बनाया, मतलब उसको रन करती थी बेसिकली अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन से। मतलब ये जो रेडियो स्टेशन था एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था। ठीक है, अब ये किस टाइम पर हुआ था? ये हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, मतलब 1942 के आसपास की ये बात है, जब इन्होंने ये करा था, ताकि पूरे देश को, देखिए रेडियो उस टाइम पर एक प्रचलन में था। मतलब ज़्यादातर गाँव में, शहरों में, हर जगह सबके पास ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के लिए रेडियो जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बना हुआ था। तो एक रेडियो स्टेशन बना के, एक चैनल बनाकर, वहाँ से अपनी बातें पूरे देश में फैलाना, बताना। क्योंकि देखिए उस टाइम पर इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट बहुत इजी नहीं था। बट हाँ, रेडियो का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, वेल स्टेब्लिश हो चुका था ऑलमोस्ट, है ना। तो इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी जो मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, उसको धार दी गई यहाँ पर। तो जो रेडियो स्टेशन को है, इसकी स्थापना, मतलब इसको चलाया बेसिकली उषा मेहता ने। ये गांधीयन फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो रनिंग द सीक्रेट रेडियो स्टेशन इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, बिल्कुल ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी नहीं है आपके। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जिले दिए हुए हैं ये सारे, पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट पे ही हम कुछ क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 1942 के आसपास ये चल रहा था आपका। 8 अगस्त को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा बॉम्बे सेशन के अंदर। ठीक है, और इस टाइम पर देखिए जो पैरेलल गवर्नमेंट वाली बात है ना यहाँ पर, तो पैरेलल गवर्नमेंट जो है कई जगह पे चल रही थी। जैसे आपकी एक चल रही थी बलिया के अंदर, बलिया है। ठीक है, एक है तमलुक, तमलुक नाम की जगह पर, और एक है थी सतारा, सतारा। ठीक है, तो इन तीन जगहों पर जनरली ये पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम जो है इस्टेब्लिश कर लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, बट यहाँ पूछा गया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऑप्शन है वो आपका है बलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और बलिया के अंदर जो ये पैरेलल गवर्नमेंट है, इसे कौन रन कर रहा था? उनका नाम था चिंटू पांडे। नॉट सॉरी, चिंटू नहीं, चिट्टू पांडे। चिट्टू पांडे, चिट्टू पांडे जो है ये पैरेलल गवर्नमेंट को यहाँ पर रन कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, बलिया जिले में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर द ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। देखिए 1938, 1938 और 1939 ये दोनों सेशन जो हुए थे, इन दोनों सेशन को जीता था बाई इलेक्शन एज फॉर द प्रेसिडेंट, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। बट आफ्टर सम डिस्प्यूट इन द 1939 कांग्रेस से वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो अलग होने के बाद इन्होंने बनाई थी 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी।
ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने ये अप्रैल 1939 के अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ पर जो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द सॉरी नॉट रन दैट्स रानी एस्टेब्लिश रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। तो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट है, मतलब ये जो नाम रखा गया ना रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी आपकी झांसी ग्वालियर के एरिया में, उनके नाम पर रखा गया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया किसने इस्टेब्लिशमेंट की थी, मतलब इस बटालियन की या इस रेजिमेंट की जो है इसकी शुरुआत किसने करी थी। ठीक है, तो इस बेसिकली ये जो रेजिमेंट है ये एक रेजिमेंट थी किसकी, आईएनए की, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी। ठीक है, उसका अंदर एक बटालियन थी, ये रेजिमेंट थी, वुमेन बटालियन या रेजिमेंट आप बेसिकली कह लीजिए। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट भारत के अंदर चल रहा था। ठीक है, और ये बेसिकली फीमेल कॉम्बैट रेजिमेंट थी और जिसको लीड किया था जो लीड कैप्टन थी बेसिकली, देखिए फीमेल थी, फीमेल रेजिमेंट थी तो उसको लीड करने वाले भी जो कैप्टन होंगी वो भी फीमेल होंगी, जनरली यही रहता है आमतौर पे, है ना। तो यहाँ पर जो कैप्टन थी वो थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लक्ष्मी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर, लक्ष्मी स्वामीनाथन। और कई बार आपको यहाँ पर दूसरा नाम भी मिल सकता है इनकी, स्वामीनाथन की जगह लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल। ठीक है, तो ये दोनों नाम मिल सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति है बट बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज वाली कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो लक्ष्मी स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ, यहाँ पर है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये होना चाहिए था, सॉरी ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है गड़बड़, कोई बात नहीं, इसे देख करेक्ट कर लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दी जल्दी में, तो डोंट माइंड, बट क्वेश्चन पर फोकस करिए। ठीक है, ये छोटी मोटी एरर्स तो होती रहती हैं, इन पर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट या ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ मेन कंटेंट या क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान देना है। फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज कौन थे, वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कई लोगों को शायद ये लगता है कन्फ्यूज़न कि जो आज़ाद हिंद फौज है, ठीक है, उसके जो कमांडर थे पहले वो थे सुभाष चंद्र बोस, नहीं, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। उसके बाद जो है उसका जो कार्यभार है वो सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, एक ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स था जो आर्ग्यू कर रहा था, केस था ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945 के अंदर, जो रेड फोर्ट ट्रायल चल रहा था वहाँ पर। तो इसके अंदर जो लीड कर रहे थे भुल्ला भाई देसाई, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, भुल्ला भाई देसाई। ठीक है, और जो बेसिकली 3 आईएनए ऑफिसर्स थे उनके, मतलब जो केस चल रहा था 3 आईएनए ऑफिसर्स जो थे उनके खिलाफ रेड फोर्ट ट्रायल के अंदर, तो वो ऑफिसर्स कौन थे, वो ऑफिसर्स थे आपके शाहनवाज खान, ठीक है, प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, और तीसरे थे गुरबख्श सिंह ढिलन। ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिलन, ये 3 आईएनए के ऑफिसर्स थे, इनके खिलाफ जो एक केस चल रहा था रेड फोर्ट ट्रायल के अंदर, तो वहाँ पर जो है इनकी पैरवी करने के लिए जो एडवोकेट्स का ग्रुप था उसको हेड कर रहे थे भल्लू भाई देसाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। अब देखिए कैबिनेट मिशन का जो बात है ये लगभग हम बात करें तो 1946 के आसपास की बात है, 46 में। तो उस टाइम पर जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता किसने करी, देखिए जो अर्ल्स एटली थे ये उस टाइम पर क्या थे, वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के, या मतलब जो लंदन था वहाँ पर जो पीएम थे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एटली, उन्होंने एक 4 सदस्यीय हाई लेवल ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स की जो है, ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स की कमेटी बनाकर भारत भेजा, ताकि वो लोग ये जान सके, मतलब ये तय कर सकें कि जो भारत की सत्ता है उसका स्थानांतरण, मतलब जो पावर ट्रांसफ़र है फ्रॉम ब्रिटिश टू द इंडियन, उसको कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बनाया था कैबिनेट मिशन। तो इसके अंदर जो है
3 लोग थे बेसिकली। इसमें पूछोगे अध्यक्षता कौन किसने करी, तो देखिए अध्यक्षता की बात करते हैं हम अभी पहले, बाद में पहले हम बात कर लेते हैं उसके अंदर 3 जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे। तो इसके अंदर जो पहला मेंबर था वो था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, देखिए ये जो एक मेंबर लिखा हुआ है पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ही इज द पर्सन, फर्स्ट मेंबर थे, ठीक है। ये कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया थे ये पैथिक लॉरेंस। इनके साथ में थे स्टेफर्ड क्रिप्स, एक क्रिप्स मिशन आया था, ये वही वाले क्रिप्स मिशन वाले हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी साथ में थे। ये कौन थे, ये प्रेसिडेंट थे ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। फिर इनके साथ में थे, ये 2 लोग हो गए, और तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर जो थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी जो थे, ये वो थे, ठीक है। तो ये 3 लोग थे, तो इन तीनों लोगों को भारत भेजा गया था 1946 के आसपास, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। जो कौन थे, देखिए जितने भी पद थे ना इनके साथ में, उन्होंने आपको पोस्टें भी बताई कि क्रिप्स जो थे प्रेसिडेंट थे बोर्ड के, ट्रेड बोर्ड के, और जो आपके अलेक्जेंडर थे वो लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे, और पैथिक लॉरेंस ही जो वैसे व्यक्ति थे जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के अंदर सेंस की, ये जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहाँ पर जो एमपी होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये वो व्यक्ति थे। तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट यही हो गई, तो ही इज द प्रेसिडेंट इन द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। और ये जो थे एटली ही इज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। चलिए फिर बात करते हैं इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान जो था इसके अंदर प्रोविंशियल ग्रुपिंग करी गई, बिल्कुल सही। इंटरिम कैबिनेट फॉर द इंडियंस बनाई गई। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान की बात यहाँ नहीं कही गई, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा नॉट करेक्ट पूछा गया, तो पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान ने, देखिए अभी तक जो था मोहम्मद अली जिन्ना सब साथ में चल रहे थे, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने जब रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को कि भाई हम एक सेपरेट पाकिस्तान आपको देंगे, तो ये लोग भड़क गए। फिर भाई इन लोगों का अलग ही कहानी चालू हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना एंड जो अदर लोग थे जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे कि भाई अब पाकिस्तान तो हमें चाहिए, भाई ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान की जो बात है वो यहाँ पर नहीं मानी गई, ठीक है। मतलब दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया गया था। बेसिकली पाकिस्तान की जो डिमांड है उसे फुल फ्लैश एक पाकिस्तान की डिमांड जो है वो रिजेक्ट कर दी गई थी। रिजेक्ट क्यों की गई थी, क्योंकि इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से। भाई देखिए इंडिया का तो आप सेटअप कर लेंगे, आईएनसी वगैरह सब है, बहुत सारी चीज़ें, बट पाकिस्तान के अंदर कौन भाई संभालेगा ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो थी पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ पर एक नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन, जो आपका बात करें ना, देखिए पाकिस्तान क्या चाह रहा था भाई, ये एक मुस्लिम कंट्री बनना चाह रहा था। पाकिस्तान की जो डिमांड कर रहे थे लोग, ये चाहते थे कि दिस कंट्री विल बिलोंग टू द मुस्लिम्स, ठीक है। बट यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, नॉर्थ वेस्ट मतलब जो पाकिस्तान का आज का पाकिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर 38% के आसपास जो है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही थी, ठीक है। और जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला, राइट, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट जिसे आप आज की डेट में बांग्लादेश कहते हैं, जो 1971 में बांग्लादेश अलग देश बना, उससे पहले क्या था, नॉर्थ ईस्ट आपका ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से इसे हम जानते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी किसकी, नॉन मुस्लिम्स की, तो वो थी 48%, मतलब 50% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर रह रही थी। ये लोग मांग रहे थे भैया पाकिस्तान, और चाहते थे कि भाई वो डिवाइड हो, तो मतलब एक कॉन्ट्राडिक्ट था, प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम हो सकती थी और डेफिनेटली हुई। तो उसके लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ मतलब पाकिस्तान की जो मांग है वो कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो रहेगा करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द इंडियंस। देखिए इंडिया के लिए जब देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन बना, तो कैबिनेट मिशन ने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, ठीक है। कि भाई देखिए जिसके अंदर जो है 3 ग्रुप्स ऑफ वोटिंग तरीके से आपको देखने को मिले, इसमें जनरल हो, मुस्लिम, सिख्स, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, जिसके अंदर 389 मेंबर्स होंगे जो कि प्रोविंशियल असेंबली से होंगे। और प्रोविंशियल देखिए 389 में डिवीज़न कर दिए गए हैं लोग के द्वारा, 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 292 जो होंगे ये प्रोविंशियल असेंबली से होंगे, और जिसमें से जो 4 होंगे वो 4 होंगे आपके जो प्रोविंसेस होंगे, कमिश्नर्स ऑफ प्रोविंसेस होंगे। प्रिंसली स्टेट से आपके 93 होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये डिवाइड कर दिया गया
कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इस तरीके से लोगों का मेंबर्स होंगे। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आई? कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन प्लान ने ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ये चुने जाएंगे ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैबिनेट मिशन प्लान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये अगला। इसमें पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? देखिए इसके जो प्रेसिडेंट थे, इन ऑप्शंस में हम बात करें तो करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए पहली जो मीटिंग हुई, सिटिंग हुई, बैठक हुई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, उस टाइम पर जो चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और ये बने थे बेसिकली, अगर जो हम बात करें कि इनके बनने से पहले अगर जो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं होता तो आप सच्चिदानंद ऑप्शन होता तो वहाँ पर आप इसको करेक्ट करते, टिक करते, ठीक है। वो बने थे 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। बट आफ्टर 2 डेज मतलब 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से चुन लिया गया कि भाई वो हमारे जो हैं क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। और इस टाइम पर जो एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, इन्हें चुना गया वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। तो क्लियर, प्रेसिडेंट कौन थे? आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी बेसिकली, अंतरिम सरकार जो बनी थी इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है। बट इनसे पहले देखिए ये कौन थे एक्चुअली? सच्चिदानंद सिन्हा कैसे बने? क्योंकि भाई देखिए ये एक प्रोविजन है, कन्वेंशन रखा गया कि भाई जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा असेंबली का उसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो वही होता है, सीनियर मोस्ट थे उस टाइम पर तो इन्हें बना दिया गया। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ तो 2 दिन बाद इलेक्शन में राजेंद्र प्रसाद जो है वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा इन द पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। भाई देखिए जो स्पीकर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्पीकर कौन बने? वो बने थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। इन्हें कहा जाता है दादा साहेब के नाम से भी हम जानते हैं इन्हें, किस नाम से? दादा साहेब, ठीक है। दादा साहेब के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, जीवी मावलंकर और गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें चुना गया स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और ब्रिटिश एरा के टाइम पर, ब्रिटिश एरा कौन सा था? 1946 से लेके 47 तक का बीच का, जब आज़ादी हमें मिली नहीं थी उससे पहले तक का जो टाइम था उस टाइम पर। और मावलंकर वॉज, उनको दोबारा फिर से इलेक्शन मतलब इलेक्ट किया गया था एज अ स्पीकर। देखिए आज़ादी से देखिए एक बॉर्डर लाइन होगी ना, देखिए ये बॉर्डर, एक ये बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन से पहले मतलब 1946 टू 47 जो आपका 14 अगस्त 1947 की रात तक का जो टाइम था आज़ादी से पहले वाला। उसके बाद 1947 से लेके 15 अगस्त का जो टाइम था, ठीक है, उसके बाद वाला टाइम हो गया। मतलब इस टाइम पर बेसिकली ये थे। और उसके बाद जो मावलंकर को दोबारा स्पीकर चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कब? 47 में ही नवंबर 17 नवंबर 1947 को दोबारा इन्हें चुन लिया गया, ठीक है। ये थे 47 में चल ही रहे थे भाई, आज़ाद हुआ ऐसे तो नहीं कि आज़ाद हो गया भाई भारत 15 अगस्त को भाई हटा दिया गया उन्हें, कंटिन्यू रहे। बट उसके बाद दोबारा जो री इलेक्शन हुए, री इलेक्ट किए गए तो भाई यही रहे, है ना, जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट बैटन प्लान बिकेम द, माउंट बैटन प्लान क्या था भाई? भाई देखिए सॉरी, माउंट बैटन प्लान बिकेम द बेसिस ऑफ, देखिए किस चीज़ का बेसिस था? बेसिकली बिकेम द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए एक आया था एक्ट, आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर आया था ये, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग माउंट बैटन प्लान बना, माउंट बैटन प्लान, और इसे आप 3 जून प्लान, 3 जून प्लान भी कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि देखिए 3 जून प्लान इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 जून 1947 को 1947 को ये लागू हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट या कह लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें इस प्लान को बेसिकली, या जो ये एक्ट था 47 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इसे मंजूरी मिलती है 5 जुलाई 1947 को। भाई देखिए यहाँ से तो एक्ट बना दिया भाई, पार्लियामेंट तो भाई ब्रिटिश लंदन में बैठी है, वो जब तक मोहर नहीं लगाएगी तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। तो जून में तो प्लान दिया गया, फिर जुलाई में ये इनेक्ट हो गया, मतलब पास कर दिया गया, ठीक है।
अब इस पास होने के बाद 5 जुलाई को पास हुआ, तो उसके बाद क्या मिले हमें देखने को, पृथ्वी के नक्शे पर 2 देश मिले जिन्हें कहा गया डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान। देखिए अब यहाँ पर ना इनिशियली जब आज़ाद किया गया भारत को, तो इनको डोमिनियन क्यों दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए डोमिनियन इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए जब 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, तो इनके पास खुद का संविधान नहीं था कि देश को चलाएं कैसे, है ना। संविधान बना हमारा 49 तक और फिर लागू किया हमने 50 में, है ना। तो तब तक उस ड्यूरेशन में जो भारत और पाकिस्तान है, इन दोनों देशों का जो राज है चलेगा किसकी सुपरविजन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक मॉनिटरिंग बिठा दी कि भाई हमारा एक आदमी रहेगा, मॉनिटर करेगा, देखता रहेगा कि आप लोग जो है काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये मॉनिटरिंग वाला काम जो है रखा गया, इसलिए इसे कहा गया डोमिनियन। मतलब आज़ाद तो हो गए हो आप, बट जब तक आपका संविधान बनकर लागू नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं करते, इलेक्शन नहीं करवाते आप लोग, तब तक जो है हमारी संरक्षण में, मतलब हमारी देखरेख में आप लोग काम करते रहिए, है ना। तो इस वजह से इन्होंने डोमिनियन रखा, बट अंडर तब तक रहा जब तक ये संविधान हमारा लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद फिर डोमिनियन हट गया, फिर ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड इन 1947 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पार्टीशन। देखिए अब 1947 में जब आपका 5 जुलाई को भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कह दिया कि भैया ठीक है अब हम 2 देश बना रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। अब भाई एक देश को काट के आप बना रहे हो, पाकिस्तान भी बना रहे हो, इंडिया भी बना रहे हो, तो उसमें क्या सबसे बड़ा पंगा आता है कि भाई उसकी बाउंड्री कौन कौन सी है, हदें कौन सी हैं, सरहद कौन सी है। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, बाउंड्री कमीशन, और उसको अपॉइंट किया गया था। मतलब उस कमीशन का बेसिकली हेड कौन था ये पूछा गया है। तो ये आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो थे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है ना भाई, जो इंडिया, देखिए ये आपका अगर जो हम बात करें, ये इस तरीके से आपका इंडियन है, इंडिया, ये आपका इधर का पाकिस्तान वाला इलाका, ये इधर से इधर ये आता है, फिर थोड़ा सा ये इधर नॉर्थ ईस्ट को लिटिल बिट ऐसे करके, फिर ये बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर क्या रफली मैप बनाया है, मैप पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया समझने के लिए। ये क्या था आपका, रेड से ले लेते हैं इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान, इधर बना आपका वेस्ट पाकिस्तान, ठीक। तो ये जो बाउंड्री बनाई गई, ये किसके द्वारा बनाई गई, ये बनाई गई थी रेड क्लिफ। और इसीलिए इस दोनों बाउंड्रीज को इंडिया और जो बांग्लादेश है या ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान, इनकी जो बाउंड्रीज है इन्हें कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन के नाम से हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि रेड क्लिफ की अध्यक्षता में ये किया गया था, ठीक है। और एक और चीज़ है कि देखिए ये तो हो गया इंडिया के बाद, यहाँ पर एक और चाइना के साथ भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं ना, चाइना के साथ, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के साथ, तो उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। दोनों लाइंस के इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि चाइना के साथ हम मैकमोहन लाइन जो शेयर करते हैं बॉर्डर, उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ वो कहती है आपकी रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, वो थे आपके, देखिए इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि इंडियन कौन था, है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल या फिर लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो थे, वो थे आपके यहाँ पर कौन थे, लॉर्ड माउंटबैटन। लॉर्ड माउंटबैटन या माउंटबैटन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो यही थे, ये कब से कब तक थे, ये थे 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक के बीच में, ठीक है। मतलब ये थे आपके इंडिपेंडेंट, देखिए इस टाइम पे आज़ाद हो गया था भारत, ठीक। अब बात करें कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो भारतीय व्यक्ति थे, ये तो भाई ब्रिटिश के थे भाई, भारतीय व्यक्ति की बात करते हैं कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा लॉर्ड माउंटबैटन। बट इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया अगर यहाँ लिखा जाए, वो भारतीय कौन था जो आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, वो था सी राजगोपालाचारी, ठीक है। क्लियर।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ये क्वेश्चंस जो हैं जनरली हमने किए हैं जो आपका नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट के लास्ट एरा से। लास्ट एरा इन द सेंस की जो आपका 1940 से लेके 1947 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, तो उससे थोड़े से कुछ पार्ट्स हमने कवर किए हैं यहाँ पर। ठीक है, इन बिटवीन वाले जो पार्ट थे वो भी हम करेंगे। वो मैंने इसलिए किया, ये वाला पार्ट आपको पहले दे रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि ये वाला जो एरा था ना, इंडिपेंडेंस के आसपास वाला एरिया, ये बच्चों के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं अपने अपने से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, वो भी कवर करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब बहुत करें भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और कहीं आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।